आपका समर्पण या मेरी पढ़ाई का असर? हाँ, अच्छा, तगड़े हो गए। मैं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में बोलूँ ना, अंदर से सब डरे पड़े हैं। 28 मई नज़दीक आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, अब रास्ता बता दो क्या करें। तो आपका डर आपको यहाँ खींच के लाया है, और डरना बुरा नहीं है। 28 मई को आप किसी भी कीमत पे फेलियर नहीं होना चाहते, है ना। प्रीलिम पास का ठप्पा लगाना है। 24 या 23 वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको करनी है और कुछ नहीं करनी। मुख्य परीक्षा को भूल जाओ। एक बार प्रीलिम्स पास करने के बाद ये टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम 80% बच्चे एक बार प्रीलिम्स पास कर ले तो वो फेल नहीं करते, क्योंकि उनको वो ट्रिक आ गई उस चीज़ को टैकल करने की। उस हिस्ट्री के वो 10 किताब पढ़ने ज़्यादा आसान है। लेकिन हमारा लगाव है, सारी दुनिया हिस्ट्री के पीछे भाग रही है, और बाजू वाला बोले कि तूने एंशिएंट नहीं पढ़ी। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे 4 महीने लिख लो आप। फैब, मार्च, अप्रैल, मई। तो इन 4 महीने में 4 रिवीजन करने कैसे है बना लो आप, क्योंकि 24 घंटे आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपने क्या करना, 6 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, 3 घंटे एनवायरनमेंट पढ़ लिया, करंट भी पढ़ लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए। टेस्ट का क्या करें? तो भाई देखो, कोई भी ऐसा मार्केट में टेस्ट नहीं है जो यूपीएससी को एग्जैक्टली डिकोड कर दे। तो अभी तो 3.5 महीने में इतना आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाओ, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपके टॉपिक कवर होंगे ना। 5-6 अपने कन्वीनियंस लगाने जरूर है फुल लेंथ। और टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, टेबल पे बैठोगे तो टाइमर ऑन करके। इससे मेरे को एक किस्सा याद आ गया, सुना दूं? मेरी किस्से सुनाने की थोड़ी आदतें हैं। 23 वाले कितने बच्चे हैं ये बताओ मुझे? सारे के सारे 23 वाले हैं। चलो मेरा काम आसान हो गया थोड़ा सा। और 24 वाले, मतलब 23 में नहीं हुआ तो 24 में कर लेंगे, ऐसा कुछ? ओके, हाँ, अच्छा, 23 में ही करना है भाई, है ना। 28 मई ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। एक ही बात बोली ना मैंने। तो इतना टाइम है कि पीटी को तो फोड़ देंगे, ठीक है। अब वो फोड़ना कैसे है, उस पर आज का हमारा सेशन रहेगा। रायता फैल चुका है, उसको समेटना कैसे है। 122 प्लस, क्या बात है। और इधर से कुछ नहीं आ रहे, क्यों आए हो? मुझसे मिलने के लिए? यार ऐसे मैं सलमान खान तो हूं नहीं। देखो मुद्दा साफ है, आप सबके अंदर एक डर है, और वो डर आपको खींच के लाया है यहाँ पे। अगर मैं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में बोलूँ ना, अंदर से सब डरे पड़े हैं। 28 मई नज़दीक आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, अब रास्ता बता दो क्या करें। यही है ना मेन मुद्दा। तो फिर तो जिंदगी में आदमी 2 ही तरीके से काम करता है, 2 हथियार है, एक प्यार और एक डर। तो प्यार से तो क्या, लक्ष्मीकांत की पूजा उतार लो, दिन में 10 बार तो आनी तो है नहीं वो अंदर, ठीक है। तो आपका डर आपको यहाँ खींच के लाया है, और डरना बुरा नहीं है, क्योंकि डर में इंसान बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। और जब आदमी डरता है ना, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है उस डर को फेस करने के लिए। तो यही मुद्दा है, आपका डर यहाँ पे खींच के लाया। 28 मई को आप किसी भी कीमत पे फेलियर नहीं होना चाहते, है ना। प्रीलिम पास का ठप्पा लगाना है, असली मुद्दा यही है ना। बाकी तो फिर मैं हुई हूं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे, शायद मैंने ऑनलाइन वो चीज़ें कभी डिस्कस नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की होती है ना, मैं खूब लाभ समझाने की कोशिश कर लूँ वो आप तक पहुँचेगी नहीं। और क्योंकि उसमें एक कम्युनिकेशन लगेगा, उसमें मतलब आपका इक्वली पार्टिसिपेशन लगेगा। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप बोलोगे सर ये हमें समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल जब तक नहीं समझोगे आपको पॉइंट समझ ही नहीं आने, ये बात ठीक है।
दूसरा, ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, भाई बैठ लो एक बार, सेटल हो लो। शमशेर, प्रयागराज, चलो। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत, इसकी दिक्कत ये है कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, हमारे पास, हम उम्र के उस पड़ाव में हैं सभी, 20-21 तो क्रॉस कर ही चुके। हम लाइफ में, हमारे पास करने के 10 और चीज़ें हो सकती है। फिर तो क्या हुआ, अपने साथ ही खिलवाड़ है हमारा जो भी है। हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, और वो नहीं मिला तो हमारे हाथ से क्या क्या चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटी आपके मन में हमेशा ही रहना चाहिए कि यार ये एक ऐसा एग्जाम है कि इस टाइम पे हम 10 चीज और कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे यूपीएससी की वजह से। तो ये कॉस्ट आपके दिमाग में हर वक्त घूमनी चाहिए। यूपीएससी मींस इसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको पे करना पड़ेगा। टाइम गया तो वो वापस नहीं लौटना। 32 के बाद कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, सच में बता रहा हूं। क्योंकि एनर्जी में, मोटिवेशन में, तानों में, घर, समाज, परिवार सब आपको इतना नोच चुका होगा ना, सिर्फ हड्डियां बची होगी। दिखने में तो ये लगेगा कि हाँ खूब हेल्दी है, लेकिन हर बात, हर चीज आपको पेन देगी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें ये पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, और ये नहीं हुआ तो कितना बुरा दौर हमारी लाइफ में आ सकता है। तो वो डर जरूरी है। तो मैं पहले तो उस डर को गहरा कर रहा हूं आपके, समझ गए ना? कहते ना, खुदाई करके बीज बोना है ना, तो पहले खोद तो दूं आपको अंदर, आपकी अंतरात्मा तक एक बार हिला तो दूं, तो थोड़ा सा डर तो लगा होगा। हाँ, इसका मतलब मेरी बात अच्छे से जाएगी आप तक। अंतिम 4 महीने शेष है, 112वें दिन एग्जाम है, और अभी तो मैं यही कहूँगा जो 24 या 23 वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको करनी है और कुछ नहीं करनी। मुख्य परीक्षा को भूल जाओ। अगर आप में से एक दो मेंस नहीं लिखे किसी ने और प्रीलिम्स के लिए ही आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे पहली बात क्या है कि अब हमें प्रीलिम्स को ही पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेंस पकड़ोगे तो कुछ होना ही नहीं है, वो पीटी तो जाना ही जाना है। तो पीटी देना ही है, पहला मुद्दा तो ये है। ये 112 दिन, और इस 112 दिन में हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर 2-3 मेंस लिखते हैं ना, वो तो 50 दिन पढ़ते दियाते हैं। एक दिन पहले इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, 2 दिन बाद प्रीलिम्स था, और वो फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और कंसिस्टेंटली 120, 130, 140 क्रॉस करते हैं, वो 100 इजिली कर लेते हैं। तो वो कोई ऐसे नहीं कि वो जुपिटर से आगे आपसे कुछ वो यूनिक है, बस वो क्या है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया। आप जैसे ही प्रीलिम्स पास करते हो ना, आपको ये लगता है कि एक बार प्रीलिम्स पास करने के बाद ये टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम 80% बच्चे एक बार प्रीलिम्स पास कर ले तो वो फेल नहीं करते, क्योंकि उनको वो ट्रिक आ गई उस चीज़ को टैकल करने की, उस फियर को, यानी कि उन्होंने उस तरीके को डेवलप कर लिया अपना। तो हमें भी अब अपना इस बार वो तरीका डेवलप करना है कि प्रीलिम्स तो हम करें ही करें। तो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में हमारे पास 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच जिसको मैं कहता हूं कि हमें ये पता होना चाहिए, अच्छा यार ये मैंने लगाया था, मैं पूर्णतः तैयार हूं सर जी एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आया और कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है ना आपको? आप में से बहुत सारों के साथ यही होता होगा, 2-4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको नेस्त नाबूद कर देते हैं वहीं एग्जाम हॉल में। आपको लगता है यार ये तो हमने तो जेट स्ट्रीम पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो फिर भी नहीं हुआ, और नवीन सर से पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब तो ये एग्जाम हमारे हाथ से। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपकी इस तैयारी को, तो ऐसे हो सकता है आपके पास 100 में से 30 ऐसे क्वेश्चन आए, तो घबराने वाली बात नहीं है, और ऐसे आएंगे। वो कट ऑफ 80, 85, 90 क्यों जा रही है? इसका मतलब 100 में से 100 कोई ठीक नहीं कर रहा।
आपने वही करना है 45, 50, 55 तक अपने को कैसे पहुंचना है। तो ये पैटर्न आप लोग जानते हैं, प्रीलिम्स है, एक बार बता देता हूं, कुछ नए बच्चे होंगे तो जीएस सीसेट क्वालिफाइंग है ये आपका। उसके बाद ये मेंस में ऐसे 4 जीएस के पेपर, ऑप्शनल के 2 और 2 क्वालिफाइंग, देन फाइनल इंटरव्यू। ये कुछ बुक लिस्ट है जो आप लोगों ने पढ़ ली होगी क्योंकि 23 के लिए आप आ रहे हो। हिस्ट्री की, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये आपकी टेबल पे होनी ज़रूरी है। जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, आईआर पे बात करेंगे। असली मुद्दा है लास्ट 4 महीने में हमें क्या करना है। 2 तरीके हमारे पास। आप बोलोगे कि सर हमने तो एक चीज़ देखी है, हमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है और 2011 से 22 तक का देख लिया, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से 14 और ये 17, इकोनॉमी से 21, पॉलिटी से 12, हिस्ट्री से 14, साइंस टेक्स से 12 और करंट अफेयर से 10। ये पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा पता होना ज़रूरी ये है कि इन सब्जेक्ट्स का कन्वर्जन रेशो कितना है। कन्वर्जन रेशो समझते हो? कितना सही हो सकता है। आप हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन आ रहे हो, 6 महीने पढ़ लो, 18 के 18 नहीं कर पाओगे, है ना? समझ गए? तो हमें ये तो पता होना जरूरी है कि किससे कितना आ रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिससे जितना आ रहा है उसका कन्वर्जन रेशियो क्या है। भाई आप ज्योग्राफी पढ़ोगे 16 क्वेश्चन आएंगे, 13 आपके ठीक हो जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ोगे 18 आएंगे, आपके 7 भी ठीक नहीं होंगे। तो 50% से कम कन्वर्जन रेशियो, और आप अपनी एनर्जी किधर लगा रहे हो? हिस्ट्री में। तो ये तो भाई इतना स्मार्ट तो आपको होना पड़ेगा, ठीक है। इसी बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक आदमी होता है, वो एक लैंप पोस्ट जानते हो ना, रात्रि के टाइम पे बल्ब जलने वाले साइड में पिलर से लगे रहते हैं, स्ट्रीट लैंप बोल देते हो जिसको, कई बार क्रूड लैंग्वेज में बोल लूं। तो वो ढूंढ रहा होता है ऐसे 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 करके। तो एक भाई साहब आते हैं उसके पास से कि क्या कर रहे हो? कह रहे यार मेरी चाबी खो गई, उसको ढूंढ रहा हूं। तो पूछे चाबी? कह रहे गिरी कहाँ थी? कह रहे शायद मेरे घर में। तो कह रहे फिर आप यहाँ क्यों खोज रहे हो उसको? कह रहे यहाँ लाइट है। हंसी आ रही है ना आपको? हम भी यही कर रहे हैं एग्जैक्टली। चाबी कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में ये दौर ज्यादा चल रहा है। कोई भी पढ़ा रहा है, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि कोई पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो चलो भाई हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है ना। फ्री का एजुकेशन है, मिल जाए तो बढ़िया है ना। लेकिन बात वही चाबी वाली है। यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट में अपनी एनर्जी लगा रहे हो जिस सब्जेक्ट का आउटकम रेशो कम है। तो एक बात तो ये समझना कि हमें कन्वर्जन रेशो पता होना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट का कन्वर्जन रेशो सबसे ज्यादा है। लिख लो, आप लिखो इस चीज को। हमारे पास 4 ऐसे सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेशो है। पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सेकंड सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, थर्ड हो गया हमारा पॉलिटी, और फोर्थ हो गया इकोनॉमी। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी, अगर हम इनको ऐड करें, देखना बेटा कितना हुआ। अगर 2022 का देखें, 31 और 21 52 और 12 64, 65 क्वेश्चन आ गए। कट ऑफ अपनी कितनी है? 45। और अभी आप इसमें जैसे ही हिस्ट्री ऐड करोगे तो ये आपको लगेगा कि 80 पे पहुंच गए हम, ज़्यादा सेफ है। लेकिन हिस्ट्री का कन्वर्जन रेशो बहुत पुअर है। ये आपको 3-4 साल प्रीलिम्स देते देते पता चल गया होगा। इनफैक्ट जिसका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है ना, वो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जितने सामान्य क्वेश्चन थे वो तो यूपीएससी पूछ चुका। भाई इतने सालों से एग्जाम ले रहा है ना, एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो सारे आ गए भाई, अब नहीं आ रहे वो, अब वो छलावा हो गया। तो वो जानबूझ के ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछेगा जो आपके लिए इंपॉसिबल है उनको ट्रैक करना। तो सेम चीज है, ये 64 जो क्वेश्चन है, 65 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं,
इनका कन्वर्जन रेशो 70 से 80% के आसपास है। यानी कि पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे तो प्रोबेबिलिटी है आप 16 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। इकोनॉमी के 15-16 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन आएंगे, आप 12-13 ठीक कर लोगे। एनवायरनमेंट के 17-18 क्वेश्चन आएंगे, 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। यानी कि प्रीलिम्स की कट ऑफ को पास कराने की ताकत तो इन 4 सब्जेक्ट के अंदर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इंडियंस है, चाय के ऊपर मलाई डाल के, है ना, कुछ मलाई मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है सर, क्या करें। उसके लिए आपको साइंस टेक्नोलॉजी, और जिसको साइंस टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता तो आईआर। पिछली साल आईआर से 7 से 8 क्वेश्चन थे, और आईआर के लिए आपको करना क्या है, 365 टाइप की एक बुकलेट पढ़नी है बस। आप ये बताओ, वो बुकलेट 100 पेज की बुकलेट पढ़ना आसान है या हिस्ट्री के वो 10 किताब पढ़ने ज्यादा आसान है? लेकिन हमारा लगाव है, सारी दुनिया हिस्ट्री के पीछे भाग रही है, और बाजू वाला बोले कि तूने एंशिएंट नहीं पढ़ी, आर.एस. शर्मा नहीं पढ़ा भैया तुमने, ठीक है, विपिन चंद्रा नहीं पढ़ा, अरे स्पेक्ट्रम ही नहीं पढ़ा तुम्हारा, कैसे पीटी होगा। हाँ, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एनवायरनमेंट में भी सर इस बार 2 साल से काफी फैक्टर्स आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करें? जैसे किसी बीमारी का नाम आ जाए, किसी एनिमल का नाम करेंगे 17 में से मैंने एनवायरनमेंट की 13 ही करने के लिए बोला है। 4 जाएंगे भाई, ज्योग्राफी के भी 16 आएंगे, 4 जाओ। अपने को इतना लगाव नहीं करना, आगे समझ में, स्मार्ट गेम खेलना है आपको। तो इस अप्रोच को मैं नाम देता हूं 4.5 अप्रोच। क्या नाम है इस अप्रोच का? 4.5 अप्रोच। 4 पॉइंट हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ो। लेकिन सर अगर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट वापस लेके आना पड़ता है। कितना उसको प्रयास करेंगे नहीं, इसको बहुत कम पढ़ना है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन फिर भी सर मानता ही है, सर पढ़। अब दिक्कत तो यही है, दिल मानता ही नहीं। अब तो दिल नहीं मानेगा तो क्या होगा, वो फिर 28 मई को डूबोगे। अभी दिल की नहीं सुननी भाई, अभी दिमाग की सुननी है, स्मार्ट गेम खेलना है। दिल क्या कहे, तुम्हें फेरे लेने हैं स्पेक्ट्रम के साथ साथ, नहीं लेने ना, तो बस बात खत्म हो गई। उतना स्मार्ट तो देखो, 4.5 का मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अभी आने तो दो, मुझे कंप्लीट तो करने दो। हिस्ट्री में भी 4 सेगमेंट है हमारे पास, मॉडर्न, मेडिवियल, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ेंगे ही नहीं, आगे बात समझ में। मेडिवियल में कूदेंगे ही नहीं, ठीक है। एंशिएंट में जितना एनसीईआरटी ने बोल दिया उतना समेट लेंगे। एक क्वेश्चन लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर एक बार गो थ्रू हो लेंगे, लग गया तो ठीक, वरना उसको भी। मॉडर्न हिस्ट्री को लेकिन पकड़ के रखना है। आ रही है बात समझ में? यही तो सीखना है भाई। आप ये चीज क्यों नहीं सीख पा रहे पता है? आप कहते हो हमारा दिल जा रहा है उधर, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपका दिल टूट नहीं रहा, लगातार लगाते जा रहे हो, वन साइडेड, तो डूबते ही जा रहे हो, डूबते ही जा रहे हो। मॉक टेस्ट दोगे 4 बार, वो आपको हिस्ट्री उल्टे मुंह देके मारेगी ना, बोलेगा भाई गलत सब्जेक्ट है, छोड़ दो इसको, इसमें हाथ नहीं डाल रहे। समझ गए? तो दिल लग रहा है, टूट नहीं रहा, तो टूटेगा कहां से? टेस्ट सीरीज से। टुटवाओ उसको एक बार, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको पता चल जाएगा, टूटेगा ही टूटेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, उस बच्चे को पता है मेडिवल के क्वेश्चन यार नहीं हो रहे एनसीईआरटी से। हो रहे हैं क्या? आर्ट एंड कल्चर की सारे एनसीईआरटी से हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो क्यों जाना है अपने को उस रास्ते पे? मेरी क्लास पढ़ रहे हो, क्लाइमेटोलॉजी के लग रहे हैं ना, तो उधर लगाओ। ओशनोग्राफी लग रहा है, एनवायरनमेंट लग रहा है, जिन टीचर से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उनके लग रहे हैं 60-70%। तो आपको ये समझ में आ गया यार, ये सब्जेक्ट में जा रहा है अपना।
थोड़ा इसको इधर से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आपको सब समझ में आएगा। तो प्रायोरिटी 4 महीने में हमें क्या करना है, 4 रिवीजन लिखो। 4 रिवीजन जो फैब और मार्च है, दोनों पकड़ ले। नहीं सर, वो चल नहीं रहा सर। ये चल नहीं रहा, अब चल रहा है सर। अब तो सर ये भी मिनट गुड चल जाएगा। ये लेकिन डिस्टरबेंस है इसमें, पास आना चाहता है ये वाला देखो सिंगल। ये तो इनका रिकॉर्ड हो रहा है ये तो 4 सब्जेक्ट 4 रिवीजन। पहला सबसे पहले क्या करना है, फैब मार्च अप्रैल मई, ऐसे 4 महीने लिख लो आप, फैब मार्च अप्रैल मई। तो इन 4 महीने में 4 रिवीजन करने कैसे है। सबसे पहली बात, फैब और मार्च के अंदर जो ये 4 है ना हमारा 4.5 का जो 4 है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है और 2 रिवीजन करने हैं। सोर्स तो आपको आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। मैंने साथ के साथ आपको ये भी बोला था, आप दुनिया में कोई कुछ भी कह दे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी। आप जब वो बोलेंगे ना लक्ष्मीकांत के साथ नहीं, तो आपको उसकी नाम में क्या सुनना है, हाँ हाँ, बस नाम में हाँ चलना है इधर। ओके, चारों सब्जेक्ट हो गए। तो इन 2 महीने में क्या करना है हमें, इन चारों सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स जितना आप पढ़ सको, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ भाई। 10 से 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 2 महीने में 2 से 3 बार इन सबके रिवीजन हो जाए। कर लोगे इस काम को। तो ये सबसे प्रायोरिटी 4 एरिया हमारे प्रायोरिटी एरिया है। मत घुसो भाई अभी एंशिएंट में, मेडिवियल में, आर्ट एंड कल्चर में। हम उधर कूदेंगे कहां, अप्रैल के महीने में। रोटेट, वरना कैसे कर लोगे आप इसको, या टारगेट बना लो आप, क्योंकि 24 घंटे आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपने क्या करना, 6 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, 3 घंटे एनवायरनमेंट पढ़ लिया, करंट भी पढ़ लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए, चीजें पैरेलल चलेगी हमारी। लेकिन इन 2 महीने के अंदर ये चारों सब्जेक्ट करने ही करने हैं, विद टेस्ट और विद करंट अफेयर। एनवायरनमेंट का करंट अफेयर आप सजेस्ट करेंगे कोई बुक या हम आएंगे ना, बिल्कुल। बाकी जो मंथली मैगजीन है वो आप पढ़ ही रहे होंगे साल भर से। एक दिन में मैं ये कहता हूँ 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। टेस्ट भी लगाना है, करंट भी पढ़ना है और सी सेट भी पढ़ना है। सी सेट ऐसा है वो छूटेगा नहीं, यहाँ से लेके लास्ट तक सी सेट चलता ही रहेगा। और पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनको सी सेट में प्रॉब्लम है भाई, हल्के में मत लेना, सारी तैयारी को 0 करने की क्षमता है सी सेट के अंदर। ये इतना पावरफुल, यूपीएससी ने सी सेट बनाया ही आपको फेल कराने के लिए है। और जिस चीज को उसने फेल कराने के लिए, क्योंकि स्क्रीनिंग में और कैसे छाटेगा उस बच्चे को, वो एक ऐसी छलनी लेके आनी पड़ेगी ना, एक बार डालो सारे ही छन गए नीचे, समझ गए। छन्नी में चाय डालते हो ना तो ऊपर रह जाती है, बाकी जो लिक्विड होगा वही नीचे आएगा। तो सी सेट वही है, जो भी उसको लाइटली लेगा वो उसको वहीं कर देगा, उसको बाहर कर देगा। सेकंड फिर जो हमारा अप्रैल और मई है, उसमें 0.5 वाले जो सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, देन सेकंड है आपका आईआर और साइंस टेक। साइंस टेक हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आए या नहीं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। देन आप उस अपना ज़्यादा वेटेज रखना करंट अफेयर पे, ताकि आप आईआर जैसे चीज़ों को और जो करंट में लोकेशंस वगैरह आई है उनको अच्छे से देख पाओ। तो 0.5 हमें लेके चलने हैं अप्रैल में और मई में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने फैब और मार्च में पढ़ा उसको भूल गए, वो पैरेलल आपका रिवीजन का 1-1.5 घंटा रहना ही रहना है। वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना है, समझ गए। प्लानिंग तो यार आपकी होगी ना, और जो मैं बनाऊं हो सकता है वो आपके लिए उतनी एप्लीकेबल हो भी ना। तो आइए बात समझ में। अब मुद्दा आता है टेस्ट का। टेस्ट का क्या करें? तो भाई देखो, कोई भी ऐसा मार्केट में टेस्ट नहीं है जो यूपीएससी को एग्जैक्टली डिकोड कर दे। आ सकता है, घटा सकता है, लेकिन हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं।
ट्रेंड हमारा पिछले 12 साल का हमें यूपीएससी का ट्रेंड समझ में आ रहा है कि यार वो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी उसके फेवरेट जोन है। तो अभी तो 3.5 महीने में इतना आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और ऐसा तो कतई नहीं होगा कि आप ये सोचो कि इस बार अगली बार 50 क्वेश्चन सर आर्ट एंड कल्चर के आगे, कभी भी नहीं होगा कि सर आपने छुड़वाए थे 50 क्वेश्चन पूछ ले, कभी भी नहीं पूछेगा। मतलब आपको डर है ना कि अगर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो क्या होगा। हम उसको पढ़ रहे हैं एक बार कि हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हमारा भूला बिसरा लग जाए। हम 100% नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारा फोकस एरिया क्या है उसको हम ध्यान में रखें। आ रही है बात समझ में? तो टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट अब 2 तरह के हैं। टेस्ट 2 तरह के, फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाओ, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपके टॉपिक कवर होंगे। भाई पॉलिटी में आपने क्या 4 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, 400 क्वेश्चन लगाए, तो आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं ना उसमें। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट में आपके 2 क्वेश्चन पॉलिटी, 4 क्वेश्चन पॉलिटी से, 3 क्वेश्चन इकोनॉमी से ऐसे आएंगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी किस लिए है? पहला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप इस तैयारी में डिसिप्लिन्ड रहोगे। टेस्ट सीरीज से डिसिप्लिन आता है, आपको पता है ना। अभी 28 मई कितनी दूर है, लेकिन डिसिप्लिन की ओर जा रहे हो ना। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट को उसी डिसिप्लिन से लो, तो आपको पता है 10 दिन बाद यार मेरे को पॉलिटी के 2 टेस्ट लगाने हैं, तो वो डिसिप्लिन तो लगेगा। और लाइफ में मोटिवेशन जैसी चीज़ होती है, लेकिन 100% मोटिवेशन कहीं नहीं होता। मोटिवेशन आता है आपके डिसिप्लिन से। आज मैं आपके अंदर कोई सा भी, कितना भी, मैं तो कहूँ मैं ऐसी बातें बोल के चला जाऊँ कि आपके अंदर ज्वाला उग जाए, लेकिन घर जाते जाते तुम ठंडे हो गए, तो क्या करोगे उस मोटिवेशन का? मोटिवेशन क्यों नहीं, माटी से अंदर से जो आप बारूद है हमारा ही रहेगा, प्रेरणा जो है। और वो बारूद कैसे डेवलप होता है? वो डिसिप्लिन से डेवलप होता है भाई। आप एक टेस्ट लगाओगे, गलती करोगे, आपके अंदर खुद लगेगा यार मैं गलत क्यों कर रहा हूं, मुझे सही करना चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, और जो आपका 4 एरिया है, ज्योग्राफी पे और एनवायरनमेंट पे। आ रही बात समझ में? सेक्शनल टेस्ट 1800 से 2000 के बीच क्वेश्चन लगा लेना। बाकी फुल लेंथ टेस्ट बाद में 1800 से 2000 सबके मिला के, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना, 5-6 अपने कन्वीनियंस लगाने जरूर है फुल लेंथ। और टेस्ट लगाने का तरीका क्या है? टेबल पे बैठोगे तो टाइमर ऑन करके, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल ग्लिच ये हो सकता है, आप बोलोगे सर मैंने 15 दिन में पॉलिटी पढ़ने का टारगेट सेट किया, तो मैं इतने टेस्ट कहाँ से लगा पाऊंगा, मैंने तो आज सिर्फ पार्लियामेंट पढ़ी है, फुल लेंथ या उस सेक्शनल टेस्ट को कैसे लगाऊं? तो आप एक काम कर सकते हो, एक और डिसिप्लिन जो आप डेवलप कर सकते हो, पर डे आज से ही 25 क्वेश्चन लगाने का टारगेट सेट कर लो। आ रही बात समझ में? हर टॉपिक के 25 क्वेश्चन ही लगाने हैं आपने। मार्केट से टेस्ट लिया ना, उसके 25 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और वो गलती बिल्कुल मत करना, एक क्वेश्चन लगाया और पीछे से उत्तर देख लिया। भाई ये डिसिप्लिन है। और ये आपको एनालिसिस और सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। आपके अंदर ही चोर छुपा बैठा है तो कौन क्या कर देगा? वो तो अब आपकी ईमानदारी लगेगी ना। तो पर डे 25 क्वेश्चन का आप टारगेट सेट कर सकते हो। 25 लगाओगे, 2 महीने में कितना हो गया? 25 छिक्का 75 महीने के, यानी कि 750 हो गए ना। तो 2 महीने में आपने 1500 लगा लिए। यही मैंने बोला है, 1500 से 1800 के बीच में आपको क्वेश्चन लगाने हैं। मार्केट से मंगा लो टेस्ट, या ऑनलाइन आपने कोई ज्वाइन कर रखा है तो उससे कर लो। थोड़ा स्मार्ट तो यार होना पड़ेगा। बिल्कुल अंधाधुंध आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा टेस्ट लगा लिया, आपने फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया पूरा 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का, आपने आधे टॉपिक पढ़े ही नहीं थे, उल्टा आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, आपको लगेगा यार टेस्ट अभी लगाने का टाइम ही नहीं है। तो क्वेश्चन छाट लो, जो आप एक दिन में 4-5 टॉपिक पढ़ोगे पॉलिटी के, उतने ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके PYQs भी लगाने हैं और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। डन। एक मैं आपको एक रिकमेंडेशन और करूंगा, जैसे करंट अफेयर है, आप सभी मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो ना? तो आप एक काम और करो, जो भी पढ़ रहे हो, मार्केट से कोई भी करंट अफेयर के टेस्ट उठा लो, कम से कम 5 से 6
600 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे, पिछले 1-1.5 साल का आपका करंट अफेयर कवर करा देंगे। आपने मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, प्लस 5 से 6 मार्केट से करंट अफेयर के टेस्ट लगा के आपने अपनी प्रिपरेशन को और क्या किया, बूस्ट कर दिया। याद रखना, करंट अफेयर सिर्फ मैगजीन पढ़ोगे अधूरा है। करंट अफेयर के साथ करंट अफेयर के मॉक टेस्ट लगा लोगे, आपको और मजा आएगा। जम रही है बात? और मैं बोल लूं अभी रुक जाओ सारे, आप 1 घंटा दूंगा पूरा आपके क्वेश्चंस के लिए। लिखते चलो, लिखते, हाँ लिखो। हाँ बन रहे हैं तो साइड में ही लिख दो, है ना। मैं भी यार इतना सारा लिख के लाया हूं ना, आपके चक्कर में मैंने बोल नहीं पाया, कुछ पॉइंट छूट गए तो आपका नुकसान है। लिख लो, हर क्वेश्चन का समाधान होगा। तो ये आ गया, टेस्ट सीरीज की बात कर ली हमने, ओके। और हमने फॉर सब्जेक्ट की बात कर ली, करंट अफेयर की बात कर ली। सी सेट में आपको पहले ही बता रहा हूं, सी सेट भैया जिसको जरा सा भी डाउट है ना, कोई डाउट मत रखना, है ना, बाहर निकाल देंगे वो। जब भी बैठ में बोलती है ना सीखनी हूं मैं, कोई डाउट नहीं रखना। तो सी सेट भी क्या है, कोई डाउट मत रखना। 1 सेकंड में एग्जाम से। जब भी मैट देखी है, करीना कपूर का डायलॉग तो देखा ही होगा ना, वो सीखनी हूं मैं, कोई डाउट मत रखना, भटिंडा की। तो वो भी यूपीएससी धौलपुर हाउस है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वहां से। आपको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, जिन्होंने 1-2 बार दे लिए, है ना। 3 हो गए, देखो आई बात समझ में इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट आया, आपने ये मॉक टेस्ट लिए, तो मॉक टेस्ट के बाद आप एक काम कर सकते हो, जो मुझे लगता है मैंने उसको डिजाइन किया है, आप उससे कैसे सीखोगे। 4.5 समझ में आया आपको? ये सब मैं आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा, इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। मॉक टेस्ट की बात हो गई हमारी। सेल्फ एनालिसिस, मॉक टेस्ट से आपको सेल्फ एनालिसिस करके आपको एसकेसी पे जाना है। व्हाट इज दिस एसकेसी? सलमान खान कॉरपोरेशन? ऐसा तो नहीं है कुछ? तो एसकेसी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज कर्व। नॉलेज कर्व का साइंस। कर्व तो जानते हो ना आपने, ग्राफ चलते हैं आपके, बनते हैं। कैसे बनते हैं वो ग्राफ? देखता हूं इस पे बनेगा क्या। हाँ यस, देखा है ना आपने ऐसे। तो दिस इज अवर एसकेसी, साइंस। कहां गए भाई? दिस इज साइंस। इसको ऐसे ही रहने दो। साइंस ऑफ नॉलेज कर्व क्या है? जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना बेटा, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, यानी कि आपका जो नॉलेज का कर्व की डायरेक्शन क्या है। नॉलेज कर्व, ज्योग्राफी में आपकी नॉलेज किस डायरेक्शन में जा रही है, एनवायरनमेंट में आपकी नॉलेज किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉलिटी में आपकी नॉलेज किस डायरेक्शन में जा रही है। आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है परफॉर्मेंस का, या आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ स्ट्रेट है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे, या आप इकोनॉमी में कहीं नीचे की ओर तो नहीं जा रहे। समझ गए ना साइंस ऑफ नॉलेज कर्व का मतलब? तो ये हमें अपना साइंस ऑफ नॉलेज कर्व डेवलप करना है। कैसे करें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी सोचा इस बारे में? आपने क्या करना है, 4-5 जितने मैंने आपको 4 प्रायोरिटी एरिया बताए ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, उसके A4 साइज के प्लेन पेपर ले लेना, और उसमें आपको अपने नॉलेज कर्व को मेंटेन करना है। कैसे करोगे? आपने ये देखा कि जैसे आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके पास 4 सिचुएशन बनती है। पहली, आपको 100% आ रहा है, होता है ना ये। सेकंड, आप 50-50 में जाके फंस जाते हो, 2 ऑप्शन में से यार कोई एक है। थर्ड, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो, एक को काट के और सोचते हो ये एलिमिनेट हो गया, अब हम उत्तर की ओर आ गए। फोर्थ होता है आपका वाइल्ड गैस।
वाइल्ड गैस आदमी तब मारता है जब उसका ये खराब हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो भाई एक तरफा लगाने शुरू कर दो। तो 4 तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। पहला 100%, सेकंड 50-50, थर्ड एलिमिनेशन और फोर्थ है हमारा वाइल्ड गैस। तो हमें इन चारों पॉइंट पे अपने कर्व को डेवलप करना है कि जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे थे जिनको मैं 100% मान रहा था, वो मेरे कितने ठीक हुए। मतलब जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो ना बेटा, उसी क्वेश्चन के ऊपर लिख देना कि 100% मान रहा हूं मैं इसको, और फिर बाद में देखना वो 100% वाला आपका सही गया या गलत। तो जैसे आपने ज्योग्राफी के ऐसे 100% वाले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने 50-50 में जा रहे थे, वो भी 100 किए, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं। और जो आपने एलिमिनेशन अगर 100 क्वेश्चन में लगाया था तो उसका भी आपके पास एक रिजल्ट आएगा, और वाइल्ड गैस का भी आपको पता है कि मैंने तुक्का मारा था, उसका हुआ क्या। तो इससे होगा क्या, मतलब ये साइंस ऑफ नॉलेज कर्व को डेवलप करने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि इस एग्जाम में 28 मई के दिन जब एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन आप में से हर कोई ठीक करेगा। करेगा या नहीं करेगा? सारी कहानी चलती है वो 30 से लेके 50 के बीच की, और उस 30 से 50 का साइंस नहीं पता हमें, और ये साइंस आपको उस 30 से 50 के जो 10 क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा ये साइंस आपको। कैसे बताए? जैसे आपने 50-50 वाले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आपका रिजल्ट निकल के आया 50-50 में से मैंने ज्योग्राफी के जो 50-50 किए थे उसमें से मेरे 60 क्वेश्चन ठीक हो गए। लेकिन सेम जब मैं इकोनॉमी में 50-50 चल रहा था तो मेरे 30 ही क्वेश्चन ठीक हुए। पॉलिटी में 50-50 कर रहा था तो मेरे 70 क्वेश्चन ठीक हुए। तो इट मींस आपका पॉलिटी का 50-50 का, और वो ऐसा तो है नहीं 50-50 का मतलब आपको कोई नॉलेज बेस था, उसके बेस पे आपने उस 50-50 में से एलिमिनेट किया, यानी कि वो आपका एक नॉलेज कर्व डेवलप हो रहा है। भैया मैंने 100-150 क्वेश्चन लगाए, 50-50 में से मेरे पॉलिटी में 150 में से या 100 में से 80 ठीक हो गए, यानी कि 80% का एक्यूरेसी रेशो है मेरा पॉलिटी में। लेकिन हम क्या करते हैं, सेम पॉलिटी वाला अप्रोच लगा दिया हमने हिस्ट्री में, जबकि हमने ये कभी एनालाइज ही नहीं किया कि हिस्ट्री में वो काम ही नहीं कर रहा था मेरा 50-50, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटी में काम कर रहा था मैंने इसलिए वो हिस्ट्री में भी लगा दिया। तो अब आपके पास आने वाले 3.5 महीनों में क्वेश्चंस को ट्रैक करो कि वो 50-50 या वो एलिमिनेशन, सेम ऐसा ही एलिमिनेशन पे अप्लाई करना है, और सेम आपको ऐसा वाइल्ड गैस पे, कि वो मेरा नॉलेज का जो कर्व है वो पॉलिटी में कैसा निकल के आ रहा है, इकोनॉमी में कैसा निकल के आ रहा है, आईआर में कैसा निकल रहा है, हिस्ट्री में और एनवायरनमेंट में कैसा निकल के आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ठीक करके आओगे आप, सिर्फ इस हैबिट को डेवलप करने से। पहली बार सुना है ना, आपको लग रहा होगा ये है क्या, है ना, ये है, इसको हमने ट्रैक नहीं किया कभी। आप देखना, आप जब क्वेश्चन देखते हो ना, आप बोलोगे यार मैंने पॉलिटी में 50-50 मारा था, उसके तो मेरे 10 में से 5 ठीक हो गए, लेकिन हिस्ट्री में तो एक भी नहीं ठीक हुआ। हुआ है ऐसा आप लोगों के साथ? इस पूरे एग्जाम में होता है, एंशिएंट में होता होगा ना। क्यों? क्योंकि आपको अपने नॉलेज कर्व का पता ही नहीं है वो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज योर नॉलेज कर्व, इसकी साइंस को समझना होगा। 2 ही तरीके इसको समझने के, या तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज हो कोई, वो काम हमें करके दे दे, हमने एक टेस्ट लगाया और वो टेस्ट सीरीज हमें बता दे कि उसमें आपने ऑप्शंस ऐसे डिजाइन किए थे कि ये 50-50 के हिसाब से जा रहे हो, या आप वाइल्ड गैस में जा रहे हो, एलिमिनेशन में जा रहे हो, या आप सेल्फ से करो इस चीज को। चलेगा ये पॉइंट? कर लोगे? जिसने ये काम कर लिया मुझसे आज ही लिखवा लो, 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये पता चल गया मेरा भैया मेडिवियल में या मॉडर्न हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में ये 50-50 वाला मेथड काम ही नहीं कर रहा, तो आपको हाथ ही नहीं डालना उधर। बहुत सारे बच्चे हर साल इसलिए फेल हो जाते हैं कि अगर मैं 4 क्वेश्चन ये गलत ना करता तो शायद मेरी कट ऑफ ठीक हो जाती। होता है ना आप में से बहुत सारों के साथ कि यार ये 3 क्वेश्चन फालतू में गलत कर दिए, वरना तो मैं तो मार्जिन पे ही था। तो वो आपको यहीं से सीखना है, और ये दिस इज द बेस्ट टाइम। ये 110-115 दिन है ना, इस चीज को लर्न करने का इससे अच्छा टाइम
नहीं हो सकता। किसी को कोई डाउट इस अप्रोच पे? ये मैं जो समझाना चाह रहा था ये समझे आप या नहीं? आपको देखना है आपका जो सेम काम आपको हर सब्जेक्ट में करना है, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में, मॉडर्न हिस्ट्री में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ भाई, समझ गए? सब कुछ आपके अंदर ही है। फोकस आपको अपने सेल्फ को, अपने माइंड को देखना है कि यार ये किन सब्जेक्ट को, क्योंकि जरूरी नहीं यार मुझे इकोनॉमी उतने अच्छे से आए जितना अच्छा मुझे ज्योग्राफी आ रहा है, लेकिन उतना तो आए कि मैं पास कर जाऊं। ऐसा भी ना हो कि मैं उसमें 100% क्या कर रहा हूं, फेलियर हो रहा हूं। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो आपका फोकस जबरदस्त होना चाहिए आने वाले 110 से 12 दिनों के बीच में। आई होप कि आपने अगर ये काम किया, क्योंकि मेरे पास मेरे हर सब्जेक्ट का साइंस ऑफ नॉलेज कर्व है। मैं मेरी तैयारी के दौरान मैं 3-4 साल बाद समझ गया था मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या चल रहा है। मैं टेस्ट लगाता था, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मेरे 200 में से 130-135 आ रहे हैं, वही मेरा आर्ट एंड कल्चर मेरे 100 में से 30 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया मुझे आर्ट एंड कल्चर में जाना ही नहीं भाई। जो आप कह रहे थे ना दिल लगता है, अब आया समझ में? पहले चाहिए था। जैसे साइंस कॉलेज करते हैं, जैसे अधिकतर टीचर कहते हैं साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑल ऑफ द अबव होते हैं, पर 2-3 साल से ना ना ना, नो नो नो, ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें गलत था उसमें। भैया वो वैसा मत जाओ कि ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव में साइंस वाले सारे ठीक होते। नहीं भाई, ये नहीं करना। आप डॉक्यूमेंट करो अपने नॉलेज को इस तरीके से। मैं ये बोल दूं कि ज्योग्राफी के मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3 में से 2 स्टेटमेंट सही होते हैं। तो ये तो एक अजीब से वाइल्ड गैस पे चल रहे हैं ना। हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं जिसका कोई साइंटिफिक ग्राउंड है ही नहीं। दिस इज ओवर साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक है। 100% भी साइंटिफिक नहीं है, लेकिन दिस विल हेल्प यू। वाइल्ड गैस कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता चला वाइल्ड गैस वाले मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 90 गलत हो गए। हाथ जोड़ लो भाई साहब, आपको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। आ रहा है समझ में बात आपको? एलिमिनेशन भी करो, 100 क्वेश्चन एलिमिनेशन के करके देखो, देखो आपका कितना रेशो निकल के आ रहा है, और हर सब्जेक्ट का देखो। इससे आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेगी। एक तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ज्योग्राफी 80%, पॉलिटी 80% आ रहा है ना एलिमिनेशन से, इसका मतलब यू आर डूइंग वेरी वेल। गेटिंग? थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये फोकस्ड जब तक नहीं होंगे ना तब तक नहीं निकलेगा भैया। ये कहते हैं ना वो आपने दूध जमा दिया, उसको मथना पड़ेगा तब मक्खन निकलेगा। ये आपको अपने दिमाग को क्या करना है, अब मथना है, वरना तो वो क्या बन जाएगा, दही और छाछ ही रहेगी। उससे मक्खन निकालने के लिए करना तो सब आपको ही है। इससे मेरे को एक किस्सा याद आ गया, सुना दूं? मेरी किस्से सुनाने की थोड़ी आदतें है, ठीक है। एक बहुत जबरदस्त मूर्तिकार था यूनान का, यूनान ग्रीस। तो ऐसी मूर्ति बनाता, पूरी दुनिया कहती है यार इतना जबरदस्त मूर्ति आपने बनाई कैसे। ऐसा लगता है जैसे खुद ईश्वर ने आके इस मूर्ति को बनाया है। तो वहां का जो राजा है उसने एक बार बुलाया इस मूर्तिकार को, भाई बोलो, बुलाओ इसको, पूछते हैं इसका क्या साइंस है इसके पीछे का, भाई ये कैसे कर पा रहा है इस चीज को। तो उसने सुना राजा की बात और राजा ने बुलाया, भाई बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो दैवीय शक्ति है, तुम बता नहीं रहे हमें। कह रहा नहीं ऐसा तो कोई दैवीय शक्ति नहीं है। कह रहे तो फिर ऐसा हो कैसे रहा है? कह रहे बस हो जाता है, जब मैं काम करता हूं तो ऐसे ही होता है। कह रहे कुछ तो होगा। कह रहे हाँ मेरे पास फोकस है। कहते फोकस समझाओ जरा हमें। कह रहे जब मैं अपने काम पे 3 दिन के लिए लगातार फोकस कर लेता हूं ना कि मुझे ये काम करना है, तो 3 दिन के फोकस से मेरे अंदर से सारा लालच और सारा धन के प्रति मेरी जो आकांक्षा है दूर हो जाती है कि भाई ये मूर्ति बनाऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा, कौन लोग कितने प्रसन्न होंगे, मुझे कितना पैसा दे के जाएंगे। कह रहे 3 दिन के फोकस से मेरे दिमाग से वो सारा लालच निकल जाता है। और जब मैं 5 दिन का फोकस करता हूं ना,
तो मेरे अंदर से लोगों को लेके सारी शिकायतें, उसने मुझे ये नहीं दिया, मेरे अंदर से मेरा सारा घमंड वो दूर हो जाता है। और जब मैं 7 दिन फोकस करता हूं तो मैं खुद को भी भूल जाता हूं, मैं रह जाता हूं और मेरी कला रह जाती है। और जब मैं उस पोजीशन में पहुंच जाता हूं तब मैं निकलता हूं जंगल में, और मैं उस पत्थर को ढूंढने निकल जाता हूं कि जिसमें मेरे दिमाग ने जो सोचा है ना कि मैं इस पत्थर से उस मूर्ति को कैसे बना पाऊंगा। मुझे वो पत्थर दिख जाता है, मेरी मस्तिष्क में सारी चीज फोकस रहती है, क्लियर रहती है, मैं उस पत्थर को चुनता हूं, अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर देता हूं, और बाद में वो ऐसी मूर्ति बन जाती है जिसको आप बोलते हो कि वो दैवीय एक प्रतिमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोकस। आपका फोकस रोल प्ले करता है कि आप कितना, यहीं से निकलना है भाई सब कुछ, लेकिन इधर से आप कितने फोकस्ड हो। आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर रही है, आप लोगों से इरिटेट हो रहे हो, आपको लोगों से शिकायत है, आपने 4 लेक्चर पढ़ लिया, आपके अंदर घमंड आ गया, लाओ लक्ष्मीकांत पूछो हमसे कौन पूछ रहा है। इस एग्जाम का मतलब क्या है? एक बार डूब गए ना अगर आप पॉलिटी में तो डूब जाओ। अभी यूपीएससी की ताकत नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन बना दे कि आप उस सब्जेक्ट के नॉलेज से बाहर के हो। क्या आपने उस सब्जेक्ट को उतना मन लगा के पढ़ा है या नहीं? मैं तो कहता हूं भूल जाओ 28 मई के दिन कोई एग्जाम है, आप याद रखो 2 महीने 4 सब्जेक्ट और ऐसे पढ़ने हैं कि शिकायत ना रहे। कंसेप्ट वाइज वो एग्जाम का प्रेशर हटा दो भाई। ऐसा तो है नहीं एग्जाम में जाओगे और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते होंगे, बोलोगे यार नहीं सर ने बोला था 70% इनका कन्वर्जन रेशियो है। नहीं भाई 3 छोड़ के चलते हैं। 10 आएंगे तो 10 के 10 ही करोगे ना आप, लेकिन वो 10 करोगे कब? जब वो सब्जेक्ट आता है आपको। तो फोकस जितना ज्यादा रहोगे उतना अच्छा आपका आउटकम निकल के आएगा। इस बात में किसी को कोई शक? आपने भी देखा होगा जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। पॉलिटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, इट मींस आपका कंसंट्रेशन और फोकस पुअर है, या गाइडेंस। वो कंसंट्रेशन फोकस पुअर होने के 10 कारण हो सकते हैं। आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको प्रॉपर पता नहीं कि आपको करना क्या है, वो बात अलग है। लेकिन जब आपको अच्छा सोर्स भी है, अच्छी गाइडेंस भी है, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे, इट मींस आपको अपने फोकस पे काम करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तब आप ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे प्यारा लगता है? हर किसी को लगता होगा। इधर से कुछ बच्चे जवाब दो। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरेस्ट आता है उसमें आपका। आप अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर आपका फोकस ज्यादा है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको पॉलिटी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा वहां पे, इसलिए आपको वो अच्छा आ रहा है। वो आप गलत चीज कर रहे हो, आपको पॉलिटी पसंद नहीं आ रहा, पॉलिटी के आपका फोकस बहुत अच्छा है। और उस फोकस होने के 10 कारण हो सकते हैं। आपको ज्यादा वो कनेक्टिव फील होता हो, भाई आम जीवन से ज्यादा कनेक्टेड फील है तो मुझे इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, पॉलिटी तो आजकल लाइफ ही वही है हर एस्पेक्ट में। तो आपको फोकस होके पढ़ना है भाई। 112 दिन आपके 212 में कन्वर्ट हो सकते हैं आपके फोकस से। और पर डे को डॉक्यूमेंट करना है। आपके जो यूजुअली हम टारगेट क्या बनाते हैं, 1 महीने का टारगेट बनाया, या 7 दिन का या 15 दिन का। अब 15 दिन में 30 चैप्टर का टारगेट बनाया। आज ठंड है, 3 घंटे एक्स्ट्रा सो लिए। आपको पता है 15 दिन में करने थे यार, कल से मैं जो 2 चैप्टर करने हैं वो 2.25 चैप्टर कर दूंगा। 2 दिन और, कहीं शादी ब्याह का सीजन है चले जाओगे, कह रहे यार कोई बात नहीं 2 दिन वेस्ट हुए, पर डे 3 लेक्चर भी हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो पहला टारगेट क्या है? डेली के टारगेट बनेंगे हमारे, डेली बेस पे टारगेट बनेंगे। डेली वाले फिर वीकली पे, वीकली वाले फिर 15 दिन पे, 15 दिन वाले फिर 30 दिन पे। और जो बच्चा डेली टारगेट नहीं बना रहा और वो सोच रहा है कि मैं सबसे ऊपर चढ़ जाऊं, यानी कि इसका मतलब पहले स्टेप को तो देख नहीं रहा। वो ये सोच रहा है 4-5 सीढ़ियां तो मैं बाद में ऐसे ही कूद के चढ़ जाऊंगा, नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? डेली का टारगेट होगा। अभी आप आइडेंटिफाई कर लो आपका पूरा जो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कितने टॉपिक है,
और उनको सेट करो, आज जाके रात को टाइम लो 4 प्रायोरिटी एरिया पे कि हम इसको कैसे टाइम देंगे और इसको आने वाले 2 महीने में इन चारों सब्जेक्ट को हमें 4 बार या 3 बार रिवीजन करना है, तो कैसे करेंगे। 12 घंटे में नहीं होगा तो भैया 14 घंटे पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे कोई और तो पढ़ रहा है ना। 1105 वैकेंसी है, 13-14 हज़ार बच्चे मेंस लिखेंगे और बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार। ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस बार आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा मेंस लिखने वाले हैं, तो आपके लिए तो एक क्वेश्चन बन गया ना। और इस कंपटीशन में ध्यान रखना 50% बच्चा तो वही है मुख्य परीक्षा वाला जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या IRS है, ठीक है, या जो IAS IPS वाले भी IAS बनने के लिए भैया एग्जाम दे रहे हैं। भैया हर साल अगर 200 IPS है ये मान के चलो, उनमें से कम 150 ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने अपनी रैंक को इंप्रूव करना है, वो IAS बनना चाहते हैं। तो यार आप देखो ना वो ऑलरेडी कितने तगड़े कॉम्पिटिटर है, और 3000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं 700-800 सेलेक्ट होते हैं, तो उस 12-13 हज़ार में से 2,500-3 हज़ार तो ऑलरेडी वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, और फिर उनमें से बाकी के जो 8-10 हज़ार बचे उसमें से ऐसे भी जो रेगुलर मेंस लिख रहे हैं, तो आपके पास तो इतना सा क्वेश्चन है एंट्री करने का, कहते हैं सर घुसाने का इस एग्जाम में। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से कैलकुलेट करना भाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पहले ही बोला था इस एग्जाम की बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ आपने स्टेक पे लगाया होगा, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर ही लगा रहे हैं। लड़के के ऊपर भी तो पेरेंट्स रिसोर्सेज खर्च कर ही रहे हैं ना, और जितना लड़कियों को शादी के लिए टॉर्चर किया जाता है उतना ही लड़कों को इसलिए टॉर्चर किया जाता है। भाई साहब आपका लड़का क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, कब तक पढ़ाओगे, सबको इक्वल प्रेशर है भाई। 112 दिन जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब आपके डाउट ले लेता हूं, आपको क्या डाउट है बताओ। किसी का भी ले लो, मैंने क्या बोला, आएगा किसी का नहीं। नॉलेज को आपको नॉलेज बेस्ड आपको ब्रॉड करना है। हाँ, IFS इन्होंने पूछा, इंडिया जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, 2 तरह का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, 2 एग्जाम के लिए होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए और एक सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, उनके ऑप्शनल डिफरेंट है। यस, रेलवे सर्विसेज का भी अलग से आपको आइडिया है क्या उसका? किसका? रेलवे सर्विसेज का। अभी उसका मैंने वो जो नोटिफिकेशन उसको नहीं देखा बेटा मैंने। और किसी का कोई डाउट? ओके, वाइल्ड गैस सही जा रहे हैं तो बढ़िया है भैया, आपका तो डिफरेंट नॉलेज। वाइल्ड गैस पे आपने इतना जबरदस्त कर्व डेवलप कर लिया, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। निशा नाम है ना आपका, तो निशा का ये डाउट है कि CSET में कॉम्प्रिहेंशंस को लेके 50-50 वाली पोजीशन ज़्यादा हो जाती है, उसको कैसे सॉल्व करे। प्रैक्टिस एकमात्र उसका समाधान है। पहली बात, आपने एक तो इस प्रेशर को हटा दो कि 50-50 वाले ज़्यादा गलत हो रहे, आप अपने माइंड को रिफ्रेम करो, एक न्यू स्टार्ट करनी है मुझे। और कॉम्प्रिहेंशन पे लेके मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन आपके GS वाले सब्जेक्ट बेस्ड ही होते हैं, या तो वो एग्रीकल्चर से आ रहे, या इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट या पॉलिटी, इन 5 सब्जेक्ट से आ रहे। कभी कभी भूला बिसरा अगर उसने पूछ लिया तो IR पे पूछता है वो। तो आपको जैसे जैसे GS स्ट्रांग होता जाएगा ना, आपका वैसे वैसे कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होगा। एक्चुअल में हमें लैंग्वेज को पढ़ने का आदत नहीं रहा, सब कुछ बना बनाया मटेरियल मिल रहा है हर जगह से हमें। मेन प्रॉब्लम ये है, आपने खुद से कितने साल से या मैं कितने महीनों से खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप ये बताओ, ईमानदारी से बताना बेटा। नहीं पढ़ रहे ना। टीचर ने बताया भारत और चीन संबंधों के बीच तनाव के मुद्दे,
1 2 3 जल विवाद, सीमा विवाद, और तीसरा हमने लैंग्वेज को पढ़ना ही बंद कर दिया, और कॉम्प्रिहेंशन तो टोटल ही लैंग्वेज बेस्ड है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर का एटलीस्ट हिंदी में एडिटोरियल तो पढ़ो भाई। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, चाहे द हिंदू से पढ़ो या न्यूज़पेपर से पढ़ो, आपको एडिटोरियल पढ़ना होगा। आपको अपने दिमाग को वो शब्द देने होंगे। मैं सीसेट की प्रैक्टिस कराता हूं, बच्चे बोलते सर ये यादृच्छिक क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में एकदम से बोलूंगा ना रैंडम, हाँ अरे सर आ गया समझ में। अब एग्जाम हॉल में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि उन 10 लाइन में वो रैंडम कहां लिखा है, यादृच्छिक का मेल मैं किससे करूं। तो आपका लैंग्वेज पुअर है तो अंडरस्टैंडिंग पुअर, और अंडरस्टैंडिंग पुअर है तो 100% की ओर नहीं जाओगे। आप एग्जाम दे के आए, आधा पौना घंटा आपने रिलैक्स किया, आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे होंगे रीजनिंग के, मैथ्स के, या 1-2 मैं उसमें रिकमेंड करता हूँ, 2-1 कॉम्प्रिहेंशन लगा के, 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन लगा के, और 1-2 मैथ्स का क्वेश्चन लगा के अपने माइंड को एक्टिवेट रखो। होता क्या है ना, एग्जाम हॉल में जाने के 15 मिनट बाद जाके हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। तो आप एक बार एंट्री से आधे घंटे पहले अगर आपने 2 पैसेज लगा लिए तो आपका दिमाग पैसेज वाली डायरेक्शन में काम कर रहा है। रीजनिंग को आपको चीजें आपकी काम कर रही है, मैथ्स आपका एक्टिवेट हो गया, मतलब माइंड उस डायरेक्शन में। भाई जैसे मैं कहता हूं आपके अंदर सारे इमोशन है, हंसते रोते खेलते, मैं कहूं रो दो, नहीं हो सकता ना, हंसी आगे देखो रोने के नाम पे। समझ गए ना दिमाग को? ये डिफरेंट चीज है, इसको डायरेक्शन देना पड़ता है। आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आप रो, आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जब आप हंसोगे। तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है कि 5 से 7 क्वेश्चन लगाने हैं, कि जैसे मैं अभी एग्जाम हॉल में जा रहा हूं, ये 3 पैसेज, और वो 2-3 पैसेज ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना जो आपने कभी ना लगाए हो। मतलब 3 पैसेज ऐसे छोड़ के चलना कि जो आपने कभी नहीं लगाए, वो आपको क्या करना है, वो बीच में 2 घंटे का टाइम मिलेगा ना, उसी दिन लगाने हैं वो। ऐसे कोई 2 क्वेश्चन रीजनिंग के पकड़ लेना और 1 क्वेश्चन मैथ्स का, जो भी आपको सही लगे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट दिखा दूं मैं आपको। ये समझ में आया आपको? ये भाई कर लेना, 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे, और आपको लगेगा ये तो जैसे कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ हमने नॉलेज बेस वही है, सारी चीजें सेम है हमारी, बस हम एक नए पैटर्न को जान गए। देखो मेन हमारे साथ भी यही दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरा पॉलिटी 50-50 जा रहा है, तो इसी बेस पे मैं अपने आर्ट एंड कल्चर पे लगा देता था। उधर वो पॉलिटी ठीक होता था, लेकिन आर्ट एंड कल्चर तो सारे, और उससे फिर नेगेटिव मार्किंग आपकी, ये वाली चीज है वो। फिर एक और 2.5 अप्रोच, ये किसकी है? 4.5 तो किसकी थी? जीएस की। 2.5 अप्रोच है हमारी सी सेट की। 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 के 80 नहीं करने। 3 टॉपिक है हमारे पास, मैथ्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है। जिस भाई का मैथ्स जबरदस्त है 100% मैथ्स के साथ जाओ, लेकिन जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन आपको कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट करना ही होगा। क्योंकि रीजनिंग तो आप सभी को लगानी है, चाहे आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो। रीजनिंग तो अनिवार्य पार्ट है। अब रीजनिंग के साथ मैथ्स पे जाए या रीजनिंग के साथ कॉम्प्रिहेंशन पे जाए, ये डिसाइड करना है हमें। तो जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है वो किस पे जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन पे। और जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग के साथ किस पे जाएगा? वो मैथ्स पे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर आपने रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का भी कॉम्बिनेशन चूज किया है ना, तो 0.5 मैथ्स को लगाना होगा। 0.5 का मतलब मैथ्स के ऐसे 4-5 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जो आपको बेटा रीजनिंग के कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। आपको एवरेज निकालना नहीं आता, रीजनिंग का क्वेश्चन एवरेज पे आ गया। आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता, आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशो क्या होता है, तो उतना बेसिक मैथ्स आपको आना पड़ेगा। तो 2.5 अप्रोच समझ में आ गए। और सच में बता रहा हूं, असली कृपा यहीं रुकी हुई है। बहुत मैं क्रूड सच्चाई बता रहा हूं, जीएस में आप ऑलमोस्ट कर जाओगे।
ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे उधर मुख्य परीक्षा में ऐसे राइटिंग हो रही है ना, 250 नंबर की है लेकिन देखेंगे नहीं। जीएस 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 चलता है साल भर, या ऑप्शनल चलता है। हम लास्ट के एक हफ्ते पहले सोच रहे हैं यार ऐसे कहाँ से पढ़े। सेम आपने सी सेट के साथ करते हो कि अब सी सेट कहाँ से करें, अब तो 15 दिन पढ़ लेते हैं। तो जिसका सी सेट जरा सा भी वीक है, आने वाले 100 दिन डेली 90 मिनट आपको सी सेट करना है। 60 मिनट का मेरा सेशन होता है डेली, मेरे साथ कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हो, रीजनिंग मेरे साथ कर सकते हो, मैथ्स का भाई तुम अपने आप देख लेना, ठीक है। मैंने 0.5 आपके हिस्से छोड़ दिया, 2.0 मेरे हिस्से है। पॉइंट क्लियर? तो इसका मैं रेशो दिखा देता हूं आपको, देख लो एक बार। ये बिल्कुल फिक्स है भाई, ये देख लो 2011 से लेके 2022 तक कभी भी 27 से कम क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से नहीं आए। 27 है अगर लास्ट के 3-4 ईयर का देखें हम, और करने सॉल्व कितने हैं 26.66 के आसपास शायद, और 18 क्वेश्चन कितने हैं रीजनिंग के, तो कितना हो गया 27 और 18 45। इधर से 5 क्वेश्चन लपक लेना जो आपके कंफर्टेबल जोन के होंगे। सर आजकल ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन गायब हो गए। गायब हो गए मतलब इनका फिर कभी आ जाते हैं, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन भी कुछ नहीं, बेसिकली मैथ्स ही है वो, बस वो कर्व है, आपको उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है उस कर्व पे। ओके, तो ये दोनों कॉम्प्रीहेंशन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे साथ आने वाले 3 महीना प्रैक्टिस कर लिया, 27 में से 20 मिनिमम सही होने वाले हैं आपके, 20 मिनिमम सही होने वाले हैं, और 7 गलत भी करोगे तो भी 18 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो गए। कितने और करने हैं आपको 8-9 क्वेश्चन, तो रीजनिंग के 18 में से 8-9 क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैथ्स में आप 3-4 क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, पर दिमाग में ये रखना कि 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने भाई, क्योंकि क्वालिफाइंग है सिर्फ ये। पहले ही दिमाग में चाबी भर के रखो कि 45 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टाइम बड़ा क्रूशियल है। और जो चीज आपको पता है ना मैथ्स में समझ में नहीं आती तो स्किप, और कॉम्प्रीहेंशन आपको नंबर देगा। इस बार तो इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्प्रीहेंशन मुझसे तैयार किया, अभी तक सिंगल बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि सर आपके कॉम्प्रीहेंशन की वजह से हमारा सी सेट रह गया। सबने ये बोला कि कॉम्प्रीहेंशन वाली क्लासेस की वजह से ही हमारा सी सेट क्वालिफाई हुआ है। क्यों भाई, शमशेर ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो 2.5 3.0 नहीं जाना उसमें भी, हमें पूरा मैथ्स नहीं करना भाई, और जिसको मैथ्स करना है तो उसको पूरा कॉम्प्रीहेंशन नहीं करना। रीजनिंग हर किसी को करनी है, और जो मैथ्स नहीं करेगा उसको फिर भी मैथ्स करना है, क्योंकि आपको एवरेज आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, आपको परसेंटाइल आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। और कोई डाउट बताओ, पूछो भाई। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से आएगा बेटा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि हम 2 घंटे में 60 या 70 ही क्वेश्चन पढ़ पाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। 85 भी पढ़े ना, तो आपने 15 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। आप ये देखो कितना बड़ा आपने अपने साथ अन्याय किया। फिर ठीक है, फिर तो आपने बहुत बड़ा अन्याय किया अपने साथ। अच्छा 2-3 आते थे आपको, घर जाके पता चला, फिर अन्याय हो गया। आ गई ना बात समझ में? एटलीस्ट 120 मिनट, मेरा टारगेट ये होता था 120 मिनट में सारे क्वेश्चन 2 बार पढ़ने हैं और अटेम्प्ट भी करने हैं। आपसे मैं बच्चों का सुनता हूं सर एक ही बार के में 70 ही पढ़े गए, ये कैसे यार, कैसे हो सकता है? स्पीड लगाओ ना आप, थोड़ा स्पीड में सोचो भाई। आप अपने प्रेजेंट वर्जन में आईएएस नहीं बनने वाले, इस बात को ध्यान रखना। प्रेजेंट वर्जन मतलब आपका जो भी आज प्रेजेंट वर्जन है ना, ये आईएएस के तो अनुकूल नहीं है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा तो मारना पड़ेगा, वरना 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हो जाता है हमारा। कुछ तो बदलाव की जरूरत है ना, तो अपने आप को अपडेट करो भाई। और अपडेट कैसे होंगे? थोड़ा सा आलस्य त्यागो, थोड़ा अपने जो वीकनेस है उस पर काम करना शुरू करो, ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ। मूर्तिकार वाले को ध्यान रखना, जब किताब पढ़ो तो सासू ने क्या कह दिया, ननंद जी क्या कह रही है, ठीक है, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे क्या कह दिया, चाचा जी आज मेरे को क्या सुना के चले गए, भूल जाओ। वो उनका
परम कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना परम कर्तव्य निभाओ। आ गई बात समझ में? ऐसे दो नाव में तो नहीं कर सकते भाई। आप कर सकते हो क्या? अपने मन को इतना स्ट्रोंग करो कि कोई मुझे पीट भी देगा ना भाई, मैं जब भी पढ़ूंगा, ये बैठ गया ले, आ जाओ भाई मार लो डंडे, यहां से नहीं उठूंगा अब मैं जब तक मैं रिजल्ट नहीं लूंगा। आ रही है बात समझ में? इतना स्ट्रोंग करो, इतने सेंसिटिव बनोगे तो भाई नहीं जिएगा। फिर जिले में आपको पॉलिटिशियंस परेशान करोगे, तब किसके पास जाओगे? आप सोचोगे मैं तो आईएएस बना था, मेरे को कोई दबाए ना। लेकिन दबाने वाले हमेशा आपसे स्ट्रांग होते हैं और ताउम्र रहेंगे। तो वो तो लाइफ का अनिवार्य हिस्सा है, उससे आप बच ही नहीं सकते। लेकिन उन सिचुएशंस में क्या आपने अपने आप को एक फॉर्म, एक रूप दिया या नहीं? असली लड़ाई तो यही है ना भाई। आ गई बात समझ में? और डाउट? ओके, मतलब मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, 20 से 25 मिनट हर बार में ऐसा होता है कि मैं पहले कर लेती हूँ। तो आपको नुकसान हो रहा होगा उससे। तो उस जल्दी पढ़ने से आपके सही क्वेश्चन पहले तो आपका नाम बताओ बेटा। विचित्रा, ओके। तो उस विचित्र का क्वेश्चन है, विचित्रा है ना, विचित्रा का क्वेश्चन है कि ये तेज पढ़ती है और तेज पढ़ने से शायद इनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते होंगे। नहीं सर, जो मुझे आते हैं ना वो तो मैं सारे ठीक कर लेती हूँ, बट बाद में जैसे मैं मतलब करती हूँ, देखती हूँ कि मतलब जो मैंने छोड़ दिए थे ना वो उनको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। जैसे लास्ट में 20 मिनट बच गए तो मैं उनको दोबारा पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं वापस देखती हूँ तो वो सच में ही नहीं आते, मतलब कि ऐसा है, सच में ही ऐसा होता है कि मैं जो क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी कर देती हूँ और जो मुझे नहीं आते हैं वो जल्दी सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे नहीं करना है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात हुई? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। क्यों प्रॉब्लम है बेटा? आपसे आते हुए आपने 100% कर दिया, आपका नॉलेज कर्व है, अच्छा जा रहा है आपका। और जो नहीं आ रहे थे ये तो नहीं, आपका माइंड ऑलरेडी इतना अच्छे से काम कर रहा है तो क्यों करना है बेटा? वो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब ये आपका नॉलेज है जो आपको तेजी से आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये गलत बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है ये तो आपके लिए। मुझे लगा इससे जुड़ी कोई समस्या होगी आपको। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। इतना कॉन्फिडेंस हो भाई, आपने क्वेश्चन पूरा पेपर कर दिया, इतना ही तो चाहिए। गुड। और किसी को? सर जैसे कई क्वेश्चन में ऐसे रहता है ना, अपन को पता है गलत, अपन को नहीं आता, फिर भी अपन तुक्का मारने का ट्राई करते हैं। तो उसको कैसे बचे उस हैबिट से? अपने को पता है गलत जाएगा, सर पेपर वाले दिन रह जाते हैं। फिर भी अपन सोचते हैं यार पता नहीं सही चला जाए। अच्छा, ये क्या बोला मैंने? यही तो है वो। इससे नेगेटिव क्वेश्चन कम होंगे भाई, 100% कम होंगे। मैं आपको सच में बताऊं, मतलब जब शुरुआत के अटेम्प्ट में सब बच्चों से गलती होती है, 95 करके आएंगे, कट पिटा के 50-55 ठीक रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग का कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, वी डोंट नो। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 70 ही करके आएंगे और 65 ठीक करके आएंगे। वो कब होगा ऐसा? जब आप इस पे काम करोगे। आपको अपने वाइल्ड गैस को रिड्यूस करना होगा, वरना वो 100% आपको उस साल एग्जाम से बाहर निकाल देगा। वाइल्ड गैस पे काम करना है भाई सबसे ज्यादा। कहना वो राहु है आपकी यूपीएससी की तैयारी में, है ना। इसको जिसने बच्चे ने आने वाले 15-20 दिन में आराम से डेवलप हो जाएगा बेटा। और आप यकीन मानना, इस पे अगर आपने काम किया 1 महीने के बाद आपके एक्यूरेसी रेशो को देखना एक बार। आप अपनी नेगेटिविटी, अपनी कमजोरियों को ज्यादा यहां पे घर कर रहे हो। अपने फेलियर को तो भूल जाओ, वो तो है, और ये मानो मैं तो फेलियर ही हूं। अब मेरे को यहां से ग्रो करना है लाइफ में। एक्चुअल में फेलियर से हमें डर लगता है, इसलिए हम उसको कभी एक्सेप्ट करने की मेंटल सिचुएशन में होते नहीं है। आप ये मानो फेलियर तो है, अब यहां से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।
यही मेरी लड़ाई है। तो आप ये मत सोचो कि मैं फेलियर हो जाऊंगी, तो अभी भी 2 साल अटेम्प्ट नहीं देके अगर हमारा पीटी या नहीं हो रहा, 3 साल नहीं देके हो रहा, तो हम तो फेलियर है ही है भाई। आप ये बोलो मैं फेलियर हो चुका हूं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आने वाले 112 दिन है, इसमें मैं अपना बेस्ट क्या दे सकती हूं। खुशी, समझ में आया? तो भूल जाओ, हाथ कांप रहे हैं, कांपेंगे ही भाई, क्योंकि आपने अपनी वीकनेस को ज्यादा फोकस किया है। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, आगे देखो। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, आप कभी भी कार में जो ऊपर वाला मिरर होता है ना, पीछे देखते हो जिससे, उसको देख के आप ड्राइव नहीं कर सकते। 100% एक्सीडेंट होना है, उसके लिए तो फ्रंट पे ही देखना होगा। आप क्या कर रहे हो, अपने कमजोरियों को, अपने फेलियर को, उसको ज़्यादा इधर रख रहे हो। आप रखो अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को। मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मेरे रिवीजन टाइम से हो रहे हैं, और क्या चाहिए, सब इतना ही कर रहे हैं। बाकी अनसर्टेनिटी तो है भाई। मैं भी जब क्लास में बोलता हूँ ना, आ जाए कोई क्वेश्चन मैं देख लूँगा, तो थोड़ा डर हमें भी है भाई, ऐसा नहीं है कहना। लेकिन अगर सेनापति डर गया तो क्या होगा बाकी लड़ाकों का? सैनिक भी हथियार डाल देंगे। और कोई डाउट पूछो भाई, आज जो पूछ सकते हो ना पूछ लो। सर एक समस्या है कि समाधान समझ में नहीं आता सर। कभी कभी सर जब पढ़ते पढ़ते जब भूल जाते तो मैं एक फुल टेस्ट लगाता हूँ सर, तो ज्यादातर BSc ऑप्शन ठीक होता है, तो लगाते लगाते सर कभी 46 मार्क्स आते हैं, कभी 36 आते हैं, समझ में आता है उसको पढ़े कि ऐसी टिक लगाते हैं। नहीं, ये तो आप वाइल्ड गैस पे जा रहे हो ना। दिस इज वाइल्ड गैस, इससे तो भाई बचना है। सबसे ज्यादा डेंजरस ही वाइल्ड गैस है, समझो आप इस चीज को। क्योंकि अभी क्वेश्चन चलो बनाने वाले, कई बार क्या होता है ना, मैं दिमाग में क्वेश्चन बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में रहता है मैं B या C में सही उत्तर डाल दूं, वो मेरा माइंड सेट है। यूपीएससी का माइंड सेट थोड़ा ही ना है भाई वो। जैसे आपने मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे, डी ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं मेरे क्वेश्चंस। जब मैं अपने मॉक टेस्ट लगवाता हूँ ना, डी नहीं मिलता। मेरे को लगता है यार दूसरे तीसरे में सही उत्तर दे देता हूँ, इतना क्या दिमाग को घुमाऊं। लेकिन यूपीएससी में नहीं हूं ना, आगे उसको तो साल भर में वही 100 क्वेश्चन बनाने का काम है भाई। वो 3 दिन में भी एक क्वेश्चन बनाएगा तो आराम से ऑप्शन डिजाइन करेगा। तो ये वाइल्ड गैस की ओर जा रहे हो, ये मैंने बहुत अच्छी चीज बताई है आज आपको। ये आपको इतना हेल्प करेगी, अगर आपने यहां से काम करना शुरू किया तो हो सकता है आप में से सबको हेल्प करे इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हो। ये नॉलेज कर्व डेवलप करना होगा, एलिमिनेशन पे, वाइल्ड गैस पे, 50-50 पे। ये आपको एक बार देखना होगा अपने आप को। और कोई क्वेश्चन? वो नया पैटर्न है भाई, वो अब आएगा ही। देखो यूपीएससी क्या करेगा उस पे तो मत जाओ, वो कुछ भी करेगा। आप प्रिपेयर होके जाओ तो उसका असर कट ऑफ पे आएगा। आपको क्या लगता है कट ऑफ पे नहीं आएगा? आएगा, वो सब पे ही आएगा वो। बल्कि उसने इसलिए कह रहा कि कोई वाइल्ड गैस ना करे। हाँ, वो इसलिए तो कर दिया, पर्टिकुलर बता तो सही। आपका इनफैक्ट इसने सही बोला, हर्षित ने, आपके वाइल्ड गैस को रिड्यूस कर रहा है वो, कि तुम फालतू में क्वेश्चन और गलत ना कर दो। क्या सर इस क्वेश्चन को क्या है, इसको छोड़ सकते हैं? किसको? नहीं, क्यों छोड़ना है? अगर आता है तो क्यों छोड़ना है? आता है तो कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए नहीं तो छोड़ना है। यही तो आपको छोड़ना उतना जरूरी है जितना सही करना, क्योंकि 4 नहीं छोड़े तो 1 सही को ले जाएगा। बहुत सारे बच्चे 60 क्वेश्चन ठीक किए, 30 क्वेश्चन गलत करके आ गए। प्रोसेस क्या है उसमें? 4 सही 4 गलत कर, 3 गलत करने का मतलब क्या है? 1 सही। लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से गए। तो इसमें क्या समझना है आपको? मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन कहाँ नेगेटिव हो गए, क्योंकि मैंने जो आंसर
तो आपने ये नहीं किया भाई, सारी कृपा यहीं रुकी हुई है। ये खीर खाओ भाई, समझ गए? खेल उन 30 क्वेश्चन का है ही नहीं बेटा जो हमसे आते हैं। वो 30 से 50 के बीच की लड़ाई ही हमारी मेन युद्ध है, उसी को तो टैकल करना सीखना है। थोड़ा स्मार्ट हो जाओगे तो उस गलती को अगर आपने 50% भी रिड्यूस कर दिया ना, तो 50% रिड्यूस करने का मतलब आपके 5-6 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए, और एटलीस्ट कम से कम वो तो गलत नहीं होंगे ना जो आपने सही किए। और बताओ। यदि किसी का ऑप्शनल यदि 50% यदि कवर है तो उसे ये देना चाहिए अटेम्प्ट, नहीं देना चाहिए? देखो, बहुत मैं साफ शब्दों में कहूं तो जिसका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो पीटी हो सकता है पास हो जाए, मुख्य परीक्षा पास नहीं होगी, और आपको सिर्फ मेंस लिखने का एक्सपीरियंस लेना है तो आप जा सकते हो। आपको लगता है मेरे पास बहुत अटेम्प्ट है, 8-10 अटेम्प्ट पड़े हैं, एक बार चलो पीटी को देख लेते हैं, मेंस में जितना मुझसे आता है मैं उसको एक बार चेक करना चाहती हूँ, मैं कितना आ रहा है, वो कितना मुझे पे कर रहा है। लेकिन एक फेलियर का ट्रैप है यूपीएससी में। फेलियर का ट्रैप ये है, आपने मई में एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, आधी अधूरी तैयारी थी, आप कैसे भी करके 30 सितंबर तक तो फ्री नहीं होने वाले। उसी तैयारी के साथ, आधी अधूरी के साथ आप सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करोगे, और 30 सितंबर को देने के बाद हफ्ता भर रिलैक्स करोगे, और ये दिमाग इतना इसको फितूर है ना, ये रिजल्ट का वेट करता है। आप दिसंबर तक वेट करोगे, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे नंबर कैसे आए हैं। फिर आ गया जनवरी, फिर पीटी आ गया, आपने काम तो कभी किया ही नहीं। ये लो भाई, थैंक यू सो मच।